आज की क्लास में हम लोग एपीआई को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि डॉटनेट के अंदर हम लोग एपीआई को किस तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं और उसको डॉटनेट की एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम कैसे करते हैं। यानी कि एक होगा हमारा एपीआई का पार्ट एप्लीकेशन के अंदर और एक होगी हमारी मेन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का डेटा हम उठाएंगे एपीआई तक लेके जाएंगे और एपीआई का डेटा उठाएंगे एप्लीकेशन तक लेके जाएंगे। तो बनानी आपको एपीआई है, ठीक है। हमें एपीआई बनाएंगे यहाँ पर। एपीआई को सर्व करने के लिए हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, जैसे एंड्रॉइड ऐप हो गई आपकी, या आपकी कोई जावा बेस ऐप हो गई, कोई आपकी वेब बेस ऐप हो गई। तो कंज्यूम करने के लिए हम लोग डॉटनेट बनाएंगे, डॉटनेट की ऐप बनाएंगे यहाँ पे, और डॉटनेट की ऐप को ही हम एपीआई के अंदर यूज कर रहे होंगे। तो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। डॉटनेट के अलावा भी और भी फ्रेमवर्क हम यूज कर सकते हैं। पीएचपी भी है हमारे पास, ठीक हो गया। इसके अलावा पीएचपी की जो लैंग्वेज है इसके अंदर भी आप एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं, और एंड्रॉइड बेस्ड एपीआई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम डॉटनेट पढ़ लें, डॉटनेट बेस्ड एपीआई को क्रिएट कर रहे होंगे। तो एपीआई को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज करेंगे वो यूज करेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन डॉटनेट फ्रेमवर्क का, क्योंकि इसी के अंदर ही हमारे को एपीआई भी मिल रही होगी। डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें मिल रहा होता है। करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ऐड करते हैं। फर्स्ट एपीआई वेब। फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट के नाम से मैंने जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया अपना। क्रिएट करते हैं उसको, और यहाँ पे आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट लेने के साथ साथ दो चीज़ों पे चेक करना लाजमी होता है। एक तो एमवीसी। एमवीसी से क्या होगा कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो एमवीसी का क्रिएट हो रहा होगा, इसमें मॉडल व्यू कंट्रोल की फंक्शनलिटी ऐड होकर आ रही होगी। और साथ साथ वेब एपीआई के ऊपर भी चेक करना है कि आपको यहाँ पे एपीआई को भी क्रिएट करना है। यानी कि आपका एक प्रोजेक्ट दो फेसेस होंगे इसके, एक एपीआई भी होगी प्रोजेक्ट की और एक प्रोजेक्ट मेन होगा हमारा। करते हैं क्रिएट। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट हुई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखते हैं डिफरेंट फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। आपको मॉडल व्यू कंट्रोल के फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, आपको ऐप स्टार्ट और ऐप डेटा के फोल्डर नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे एक फोल्डर की तरफ जिसका नाम है, एक फाइल की तरफ जिसका नाम है ग्लोबल ASAX के नाम से फाइल है हमारे पास। इस फाइल को हम कहते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के अंदर एपीआई भी क्रिएट हुई है और वेब पर प्रोजेक्ट भी क्रिएट हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट आपका जो शुरू होगा रन होना वो यहाँ से शुरू होगा, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप आएंगे, इस फाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगा, वाइट का मेथड है और इसका नाम है एप्लीकेशन स्टार्ट। ये एक्सटेंशन है आपके पास AX जो फाइल एक्सटेंशन है ग्लोबल के नाम से, ठीक है। फाइल हमारे पास अवेलेबल है। अब इस फाइल के अंदर आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है एप्लीकेशन स्टार्ट का मेथड, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोड जो है ना यहाँ से शुरू होता है। आपका स्टार्टअप कोड है, यहाँ से आपका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। अब इस कोड को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो अलग किस्म के राउट मिल रहे होंगे, ठीक है। एक ये वाला राउट मिल रहा होगा, ठीक हो गया, और सेकंड राउट आपको मिल रहा होगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। जो पहला राउट होगा वो आपका बेसिकली एपीआई के हवाले से है कि यहाँ पे एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन की जा रही है, और सेकंड जो राउट है वो आपकी वेब की राउटिंग के हवाले से कि आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर दो अलग अलग राउटिंग इंप्लीमेंट हो रही होंगी। कि अगर आपको एप्लीकेशन का फेस देखना है तो एप्लीकेशन की राउटिंग यूज़ करेंगे, एपीआई का फेस देखना है तो एपीआई की राउटिंग यूज़ कर रहे होंगे। ये राउटिंग आपको कहाँ मिलेगी? राउटिंग आपको मिलेगी ऐप स्टार्ट के फोल्डर के अंदर। आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंट फाइल्स नजर आ रही होंगी, राउट डॉट कॉन्फिग और वेब एपीआई कॉन्फिग के नाम से फाइल्स होगी। तो राउट में हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जो राउट अवेलेबल होता है डॉटनेट का वही अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें हमारे पास कंट्रोलर का नाम होता है होम बाय डिफॉल्ट, इंडेक्स मेथड उसका जो एक्शन मेथड उसका इंडेक्स होता है बाय डिफॉल्ट, और आईडी जो होती है वो ऑप्शनल पैरामीटर के अंदर आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और राउट मिल रहा है जिसका नाम है वेब एपीआई कॉन्फिग का राउट, और यहाँ पे आप जैसे आओगे तो यहाँ पे भी आपको एपीआई का राउट मिलेगा। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है कि आपको जब भी डिफॉल्ट राउट चलेगा तो आपको एपीआई का जो सेंटेक्स है, जो कीवर्ड है, आपको पहले लिखना पड़ेगा। आपके प्रोजेक्ट का नाम आ गया mywebsite.com/API, फिर आपको सिलेक्ट करके एपीआई का कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, और फिर उस कंट्रोलर के बाद कोई एक्शन रिजल्ट नहीं आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जस्ट आईडी आ रही है, वो भी ऑप्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपीआई जब बनती है तो वो आपको जब आउटपुट देगी तो वो व्यू के फॉर्म में नहीं देगी, किसी एक्शन के फॉर्म में आउटपुट नहीं देगी, वो आपको आउटपुट देगी रॉ फॉर्मेट में, जिसको हम एक्सएमएल और जेसन कह रहे होते हैं। तो जेसन और एक्सएमएल की फॉर्म में हमारे को आउटपुट मिल रहा होगा। व्यू उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एपीआई जब भी आपको आउटपुट देगी व्यू पे नहीं देगी। व्यू पे आपको जो अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप यूज करेंगे नॉर्मल आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है उसको यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है इंडेक्स का व्यू भी सपोर्टेड है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास के डिफरेंट राउट्स हमारे पास मिल रहे हैं। एक एपीआई के लिए राउट मिल रहा है और एक हमारे को मिल रहा है मेन प्रोजेक्ट के लिए राउट। अच्छा, अब मुझे स्ट्रेट जाना है और कंट्रोलर क्रिएट करना है, क्योंकि सारा काम मैं कंट्रोलर के थ्रू करूंगा। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर।
अब जैसे आप यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे डिफरेंट। एक तो आपके पास एमवीसी का ऑप्शन है कि आप एमवीसी के अंदर आके कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका नॉर्मल सा कंट्रोलर क्रिएट होकर आ रहा होता है। लेकिन अभी मुझे एमवीसी के कंट्रोलर से पहले मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है जो कि एपीआई के लिए बनेगा, क्योंकि पहले मैं बनाऊंगा अपनी एपीआई, फिर उस एपीआई को कंज्यूम करने के लिए बनाऊंगा अपनी एप्लीकेशन के लिए कंट्रोलर। तो पहले मैं एपीआई की तरफ जा रहे हैं, तो एपीआई की तरफ जाने के लिए हम यहाँ पे वेब एपीआई की तरफ चलेंगे और यहाँ पे हमें कंट्रोलर मिल जाएगा वेब एपीआई टू कंट्रोलर एमटी। आपको ये यूज करना है, ये नॉर्मल कंट्रोलर नहीं है, ये आपका एपीआई का कंट्रोलर है। इसमें जो सारा कोड होगा वो एपीआई के रिगार्डिंग होगा, नॉर्मल कोडिंग आपकी वहीं पर ही होती है जो नॉर्मल कंट्रोल्स आपके हो रहे होते हैं। अब करते हैं ऐड। इस कंट्रोलर को ऐड करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम से मैंने कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया। ये कंट्रोलर का कोड जो है थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंट मिलेगा, जो हम नॉर्मल कंट्रोलर देखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सबसे पहले अगर आप देखें इसके अंदर जो पेरेंट क्लास आ रही है वो कंट्रोलर नहीं आ रही, वो आ रही है एपीआई कंट्रोलर। इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि कंट्रोलर हमने बनाया एपीआई के लिए, तो जो हमारा चाइल्ड कंट्रोलर बनाया एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये नॉर्मल कंट्रोलर नहीं है, ये हमारा एपीआई का कंट्रोलर है। इसके अंदर जो कोडिंग करेंगे हम एपीआई से रिलेटेड करेंगे, यानी कि इसका हम कोई एक्शन रिजल्ट नहीं बना सकते, इसका हम कोई व्यू क्रिएट नहीं कर सकते। एक चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम नॉर्मली क्योंकि डेटाबेस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक स्टैटिक सी जो एरे होती है वो सेट कर दूंगा और उस एरे का डेटा हम एपीआई के थ्रू भी गेट कर रहे होंगे और जो नॉर्मल हमारी एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी गेट कर रहे होंगे। तो एरे को क्रिएट करने के लिए ऐप एरे का टाइप होता है, पहले तो पहले पब्लिक लगा दिया मैंने, एक्सेस जो लगा दिया एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप की एरे है और एरे का हम नाम देने वाले हैं यहाँ पे फॉर सपोज माय एम्प्लॉय के नाम से एरे है, और इसके अंदर हम एम्प्लॉय के नेम से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक जनरल सी एक एरे आ गई सिंपल सी, ठीक है, इसका नाम है माई एम्प्लॉय का, और स्ट्रिंग टाइप की एरे है, इसमें सारा डेटा जो है स्ट्रिंग से रिलेटेड पड़ा हुआ है, और इसका जो स्पेसिफायर वो पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये कि इस कंट्रोलर के अंदर और इस कंट्रोलर के बाहर दोनों जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें जब एप्लीकेशन बनेगी हमारी, वो एप्लीकेशन तो इस एपीआई का पार्ट तो नहीं होगी, वो अलग से चीज़ होगी, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी इस एरो को हम यूज़ कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पे पब्लिक को ऐड कर दिया। अच्छा, एरो को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं मेथड बनाएंगे जो इस एरो को कॉल कर रहा होगा। तो उसके लिए जो मेथड बनेगा वो बेसिकली आपके जो मेथड्स होते हैं यहाँ पे एपीआई के अंदर वो 4 किस्म के होते हैं, मैं मेंशन कर दूँ। आपके पास एक होता है गेट मेथड, सेकंड हमारे पास होता है पोस्ट मेथड, फिर पुट होता है हमारे पास और लास्ट में होता है डिलीट। ये 4 मेथड हैं जो कि हमारे पास एचटीटीपी वर्ब भी कहलाते हैं, उसको हम नॉर्मली एचटीटीपी वर्ब्स भी कहते हैं, एचटीटीपी वर्ब्स। यानी कि ये 4 काम आप कर सकते हो एपीआई के थ्रू, यानी कि अपना डेटा गेट करवा सकते हो। गेट का मतलब है डेटा सेलेक्ट करना, पोस्ट का मतलब है डेटा इंसर्ट करना, पुट का मतलब है डेटा को अपडेट करना, और डिलीट का मतलब डेटा को डिलीट करना। मैं आगे मेंशन कर दूँ, सेलेक्ट करते हैं हम, और पोस्ट के अंदर हम डेटा को इंसर्ट या क्रिएट कर रहे होते हैं। अब पुट के अंदर हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं, और डिलीट के अंदर हम लोग डिलीट कर रहे होते हैं। तो ये हम काम कर रहे होते हैं नॉर्मली अपने एपीआई के साथ। जो एपीआई का हमारा मेथड बनेगा जो एपीआई के अंदर वर्क कर रहे होंगे, तो या तो वो एपीआई के थ्रू हम डेटा सेलेक्ट कर रहे होंगे, या डेटा उसका इंसर्ट कर रहे होंगे, या ऑलरेडी जो इंसर्टेड डेटा है उसको अपडेट कर रहे होंगे, या तो फिर इंसर्टेड डेटा को डिलीट कर रहे होंगे। 4 काम होते हैं जो कि हम एपीआई के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अब जो मेथड बनेगा आपको, तो आपको मेथड बनाने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा ये मेथड कौन से काम कर रहा है, यानी ये 4 काम है आपके पास अवेलेबल, इनमें से कौन सा आपका मेथड जो है काम कर रहा है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, इस डेटा को फैच करवाना है। फैच का मतलब सेलेक्ट करवाना है। तो सिलेक्शन के लिए जो मेथड हमारे पास यूज होगा वो होगा गेट का मेथड। तो आप लगाएंगे एचटीटीपी गेट, ठीक है, आपने ये डिफाइन कर दिया इसके मेथड का जो पर्पस है, ठीक है। गेट का मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, और उस मेथड का जो नाम होगा वो पहले मैं टाइप डिफाइन कर दूँ, स्ट्रिंग का मेथड है, नाम होगा फॉर सपोज गेट एम्प्लॉय। तो गेट एम्प्लॉय के नाम से मेथड है मेरा, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, मतलब कि आपको हमेशा रिटर्न करेगा स्ट्रिंग डेटा। और हम इसमें क्या रिटर्न करवा देंगे, हम इसमें रिटर्न करवा देंगे हमारी एरे को, क्योंकि एरे की टाइप भी क्या है बेटा, स्ट्रिंग है ना, तो मतलब हमारा जो मेथड है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न इक्वल टू माई एरे। अब क्योंकि माई एरे यहाँ पे क्यों आ रहा है क्वेश्चन, ये देखें माई एरे में लिखता हूँ यहाँ पे, माई एरे मेरे पास एक्सेसिबल है, मेथड के अंदर माई एरे एक्सेसिबल है। क्यों, क्योंकि माई एरे की जो टाइप थी, जो एक्सेस स्पेसिफायर था वो था पब्लिक। अगर एक प्राइवेट होता ना यहाँ पे, ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, यहाँ पे आपके पास एरर आ जाता, तो इसलिए हमने किया था पब्लिक।
ओके, माई एरे हमने रिटर्न करवा दिया यहाँ पे। और क्योंकि एरे जो है मल्टीपल डेटा है, यानी कि एरे के पास मल्टीपल डेटा है, तो हमारे पास क्या होगा, जब भी हम कॉल करेंगे अपने कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के थ्रू एक मेथड अवेलेबल है गेट का, जिसका नाम है गेट एम्प्लॉय। इस गेट एम्प्लॉय वाले मेथड को हम कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, हमारी एरे मिलेगी एज अ रिटर्न फॉर्मेट में। और एरे का जो फॉर्मेट है वो है एरे का जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग है। और हमें ये स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में मिलेगी, हमें स्ट्रिंग मिलेगी हमेशा एक्सएमएल या फिर जेसन की फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पता है कोई व्यू तो होता नहीं है उसके पास, एपीआई के पास, एपीआई के पास कोई व्यू नहीं होता। एपीआई जब भी आपको आउटपुट देगा हमेशा या तो जेसन की फॉर्मेट में देगा या तो फिर आपको देगा एक्सएमएल के फॉर्मेट में आउटपुट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं जरा कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके पास सामने एक एरर है। एरर आने का रीज़न ये है कि बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग सेट होती है एप्लीकेशन की आपकी, वो होती है कि आपका होम कंट्रोलर होगा नॉर्मल सा, और उसका इंडेक्स मेथड होगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट वहीं पर लेके आ रहा है मेरे को, लेकिन मुझे तो यूज़ करना है इसका सेकंड पार्ट, यानी कि मुझे तो एपीआई को एक्सेस करना है। तो एपीआई को एक्सेस करने के लिए जो राउट है वो हम लोगों ने देख लिया, वो है कि एपीआई का कीवर्ड लगेगा आपका, और उसके बाद कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम मेरे पास था एम्प्लॉय। जैसे आप एम्प्लॉय लिखेंगे तो आपके सामने आउटपुट गेट हो रहा है। और आपने देखें एम्प्लॉय कंट्रोलर सिर्फ कॉल किया, अंदर का जो मेथड था मेरे पास, मेथड का नाम क्या था वो देख लेते हैं हम। जो मेथड था हमारे पास उसका नाम था गेट एम्प्लॉय। तो मैंने गेट एम्प्लॉय को कहीं पे भी यूआरएल में मेंशन नहीं किया, वो ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? क्योंकि इसके टाइप क्या थी, इसके टाइप थी गेट। गेट का मतलब है चीज़ें ऑटोमेटिक फेच जाती हैं। पोस्ट अपडेट, पोस्ट के लिए, डिलीट के लिए, पुट के लिए जो है ना आपके पास ऑप्शन, इनके लिए तो आपको मेंशन करना पड़ेगा नाम मेथड का। लेकिन जब गेट की बात करें, कोई मेथड जो अगर आपको गेट होता है तो गेट मेथड आपके पास ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, फॉर सपोज आपके पैरामीटर के यहाँ पे मेथड जो है आपका, इसमें एक भी पैरामीटर डिफाइन नहीं था। और सेम अगर हम चलते हैं यूआरएल की तरफ, तो यूआरएल के अंदर भी हमने कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया। तो मतलब कि हमारा मेथड जो है हमारे यूआरएल से मैच कर रहा है, यानी कि हमारे पास एक ही ऐसा मेथड अवेलेबल है जो उसके पास कोई भी यूआरएल कोई भी पैरामीटर लेने की कैपेसिटी नहीं है। तो आपके पास सारा डेटा गेट हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, ठीक हो गया। आपकी पूरी एरे, अभी तो एरे है, नॉर्मली डेटा आता है डेटाबेस के थ्रू, तो डेटाबेस का जो पूरा टेबल का डेटा होगा वो पूरा फेच होकर आपके पास आ जाएगा। जो आपका फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है वो, एक्सएमएल फॉर्मेट में आ जाएगा डेटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर मुझे चाहिए हो कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, अभी तो मेरे पास सारा डेटा आ गया ना, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो इस पर्पस के लिए मुझे आईडी देनी पड़ेगी। आईडी के अकॉर्डिंग डेटा को चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है एरे के अंदर जो आइटम होते हैं वो इंडेक्स के ऊपर सेव होते हैं। पहले आइटम 0 पे सेव होता है, सेकंड आइटम 1 पे सेव होता है, और थर्ड आइटम 2 पे सेव हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और मेथड क्रिएट करेंगे, वो भी गेट का ही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पे वो मेथड आपको आपके पास सारा डेटा गेट नहीं करके देगा, आपको सिर्फ स्पेसिफिक वो डेटा गेट करके देगा जिसकी आप आईडी प्रोवाइड करके देंगे। तो इसकी भी टाइप स्ट्रिंग ही होगी। इसका नाम होगा, अच्छा नाम थोड़े अलग अलग रखिएगा, नाम कॉमन नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक मेथड बना लिया। इसकी भी रिटर्न टाइप जो है आपके पास वो आपकी लिस्ट ही है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो आपकी एरे है इसमें एक मसला आएगा। वो मसला ये होगा, क्योंकि अभी आप इस तरीके से कॉल करेंगे इस माई एम्प्लॉय को, तो क्या होगा, पूरे एम्प्लॉयज आपके पास आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए। कि हम चाह रहे हैं कि अगर हम जिसकी आईडी पास करें यूआरएल के अंदर, तो यूआरएल की आईडी हम पास करेंगे और यहाँ पे गेट करेंगे एक वेरिएबल बनाता है स्टैटिक सा, इंटीजर आईडी का वेरिएबल है, ठीक है। अब फॉर सपोज मैं लिखता हूँ एपीआई स्लैश, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, मेरे कंट्रोलर का नाम है माई एम्प्लॉय, माई एम्प्लॉय नहीं, सिंपल एम्प्लॉय नाम है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एपीआई स्लैश एम्प्लॉय लिखता हूँ। तो मेरे पास दो मेथड अवेलेबल है गेट के, कि भाई गेट वाला बोलेगा कौन सा मेथड चाहिए, एक है सिंपल वाला मेथड विदाउट एनी पैरामीटर, और एक है पैरामीटर वाला मेथड। तो अगर तो हम यूआरएल में पास करेंगे पैरामीटर को, आईडी को पास करेंगे, तो क्या मेथड रन होगा, ये वाला आईडी वाला मेथड रन होगा। लेकिन अगर आपने यूआरएल में कुछ भी पास नहीं किया, कोई भी आईडी वगैरह पास नहीं करी, तो कौन सा मेथड रन होगा, ये वाला मेथड रन होगा, क्योंकि इसके पास कोई आईडी लेने की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, अगर आपने आईडी पास कर दी और आईडी आपके पास रिसीव भी हो गई, तो फिर आईडी को आपको फर्दर क्या करना है, आपको यहाँ पे आईडी को अपनी लिस्ट के एज अ इंडेक्स के तौर पर डिफाइन करना है। अब माई एम्प्लॉय आईडी का मतलब ये हो गया कि मेरे एम्प्लॉय की जो भी आईडी होगी, आईडी का मतलब यहाँ पे वन नंबर देंगे आप, 0 1 2 3, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा हमारा जो हमारी एरे है उसका बन जाएगा ये इंडेक्स। और इसमें एक इशू यहाँ पे ये आ सकता है कि अब आपको डेटा जो है सारा रिटर्न करना है, तो सारा रिटर्न नहीं करना, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक आइटम चाहिए ना, आईडी नंबर 1 आईडी नंबर 2 का डेटा चाहिए। तो आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग के साथ अपने ब्रैकेट्स लगाना इसको रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट्स की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। और सेकंड चीज़ ये कि जब भी आप आईडी गेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो आईडी तो हमारा नाम हम बोल रहे हैं उसको आईडी, लेकिन एक्चुअल में हो क्या, वो है एरे का इंडेक्स नंबर। वो या तो 0 पे अहमद होगा, 1 पे नबील होगा, ये इंडेक्स नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम भी जो देंगे वो यहाँ पे आईडी ही दे देंगे, और लेकिन ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा इंडेक्स नंबर।
जिसको आईडी से कंफ्यूज नहीं करिएगा कि आईडी अहमद की, अहमद की कोई आईडी नहीं है, अहमद का इंडेक्स नंबर है, लेकिन उस नंबर को हम एज आईडी के तौर पे डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा आईडी समझ लो वेरिएबल का नाम है हमारा आईडी, एक्चुअल में इसके अंदर इंडेक्स नंबर आएगा, 0 के ऊपर अहमद होगा, 1 के ऊपर नबील होगा, एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। अब करते हैं प्रोजेक्ट को कंटिन्यू और जरा चेक करते हैं सेकंड वाला मेथड जो है मेरे पास वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम एम्प्लॉय। अच्छा, अभी मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉय को कॉल किया तो मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। जब पैरामीटर आपने पास नहीं किया यूआरएल के अंदर तो कौन सा मेथड चला होगा? 2 गेट बने हुए ना, तो पहला वाला गेट चला होगा जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर लेने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जैसे आप यहाँ पे स्लैश करके आईडी, क्योंकि ऑप्शनल थी ना आईडी, तो हमने रूट राउट में देखा हुआ आईडी आपके पास ऑप्शनल है। अगर मैं 1 पास करता हूँ यहाँ पे तो 1 का मतलब क्या है? ये बनेगा एरे का इंडेक्स नंबर 1, जिसके ऊपर जो भी आइटम सेव होगा आपके पास गेट हो जाएगा। तो आपके सामने सिर्फ सिंगल आइटम आ रहा है। इस तरीके से अगर आप करेंगे 0 तो 0 के ऊपर जो आइटम नंबर फर्स्ट था वो आ गया आपके पास। अगर आपको देखते हैं कितने आइटम है तो सारे देख लें, ये सारे आइटम्स आपके पास अवेलेबल है। इनमें से आप जो भी इंडेक्स पास करेंगे, 3 पास किया आपने, लास्ट वाला आपके पास आइटम गेट होकर आ रहा होगा। तो इसमें आपने क्या कर लिया, अपने डेटा को सॉर्ट कर लिया, यानी कि अभी आपने क्या किया, सारा डेटा फेच कर लिया। फिर उसके बाद हमने ये किया कि आईडी के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी जो इंडेक्स नंबर थे, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमने डेटा को फेच करवा लिया। वही जो डेटा फेच हो रहा है हमारे पास स्टिल एरे की फॉर्मेट में, उसमें उसी के फॉर्मेट में हो रहा है, एपीआई की फॉर्मेट के अंदर। अभी हमने कोई एप्लीकेशन ऐड नहीं करी, एप्लीकेशन नहीं ऐड करी कोई जिसके थ्रू हम डेटा यहाँ पे गेट कर रहे हो। हम रॉ फॉर्मेट में डेटा को देख रहे हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा को देख रहे हैं, लेकिन हमने डेटा को फैच कर लिया, कैच कर लिया। अब डेटा हमारे पास आ गया एक दफ़ा हमारे पास, तो इसको हम जो है आगे फर्दर एंड्रॉइड में ऐड करना चाह रहे हो, आगे पीएचपी में ऐड करना चाह रहे हो, या आगे डॉटनेट के अंदर ही ऐड करना चाह रहे हो, तो आप इजीली कर सकते हो। तो अब आगे यही करते हैं कि इस डेटा को फर्दर हम डॉटनेट की एप्लीकेशन में आते हैं नॉर्मल सी, और इस नॉर्मल सी एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस डेटा को ऐड कर रहे होंगे, यानी नॉर्मल सा व्यू होगा, नॉर्मल सा जैसे बूटस्ट्रैप होती है हमारे पास, वहां पे आकर लिस्ट के तौर पे अपनी एरो को प्रिंट कर रहे होंगे। ओके क्लास, तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक सिंपल सा कंट्रोलर, जिस कंट्रोलर जो नॉर्मल हमारा कंट्रोलर होगा उसके अंदर हम अपनी एपीआई को कंज्यूम कर रहे होंगे। तो राइट क्लिक करते हैं कंट्रोलर की तरफ, ऐड न्यू कंट्रोलर। लेकिन इस दफा जो आप कंट्रोलर क्रिएट करोगे वो नॉर्मल कंट्रोलर क्रिएट होगा आपका, एपीआई कंट्रोलर क्रिएट आपको नहीं करना। ठीक है, कंट्रोलर आपका एम्प्टी होगा, ऐड कर लें इसको। आप जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम पूछेगा कंट्रोलर का जो भी होगा, तो आप बाय डिफॉल्ट होता है होम नाम, हमने पता है हमारे को होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमने सेट कर लिया। अभी नॉर्मल वही एमवीसी कंट्रोलर बन के आया, जिस तरीके से हम इसको देख रहे होते हैं उसका एक नॉर्मल सा व्यू होगा। तो व्यू भी पहले क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स से राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू, और MVC5 व्यू ऐड। अब जैसे आप व्यू को ऐड करोगे तो ये आपके लिए बूटस्ट्रैप वगैरह को भी ऐड कर देता है। चेक करते हैं बूटस्ट्रैप इसने ऐड करी या नहीं करी है। बूटस्ट्रैप इसने ऐड नहीं किया तो हम ये करते हैं बूटस्ट्रैप को अलग से ऐड करवा लेते हैं। इसके लिए आप ये करें कि राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट की तरफ और यहाँ पे आए, मैनेज न्यू गेट पैकेज के ऊपर क्लिक करिएगा, और यहाँ पे आने के बाद अपने पैकेज का नाम जो कि बूटस्ट्रैप है हमारा वो हमें यूज़ करना है। बूटस्ट्रैप, और यहाँ से बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लें। अच्छा, बूटस्ट्रैप के साथ साथ आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, जेक्वेरी। अच्छा, हालांकि बोल रहे हैं जेक्वेरी को भी मैं ऐड कर दूंगा, चेक कर लेते हैं जेक्वेरी ऐड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हम एपीआई का जो डेटा कंज्यूम करेंगे वो जेक्वेरी की मदद से करेंगे। अगर जेक्वेरी आप लोगों को आती है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पे आपके सामने बूटस्ट्रैप इसने ऐड कर दिया। चेक कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के साथ इसने जेक्वेरी को ऐड किया है या नहीं किया है। स्क्रिप्ट का फोल्डर एक नजर आता है हमारे को, यहाँ पे जेक्वेरी भी अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जेक्वेरी भी इसने ऐड कर दी है। जेक्वेरी की मल्टीपल फाइल्स हैं लेकिन हमें सिर्फ एक फाइल को यूज़ करना है। बहरहाल अब हम करते क्या, जेक्वेरी हमारे पास ऐड हो गई, हमें बूटस्ट्रैप के साथ तो कोई लिंक नहीं था, हमें सारा काम जो है जेक्वेरी का है, जेक्वेरी का काम करना है हमारे को। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जेक्वेरी इनेबल है, बूटस्ट्रैप इनेबल है या नहीं है। तो एप्लीकेशन को करते हैं एग्जीक्यूट। अच्छा, ये मेरे पास लुक आ रहा है जिसमें बूटस्ट्रैप तो लगी हुई है मेरे पास, लेकिन हमें जो हेडर फुटर जो आ रहा है, ठीक है, इस हेडर फुटर की हमें नीड नहीं है, यानी कि जो लेआउट पेज बनाता है उस लेआउट पेज की मुझे कोई नीड नहीं है। तो मैं करता ये हूँ कि मैं अपना लेआउट पेज को करता हूँ ख़त्म। ये हो गया मेरा लेआउट पेज डिलीट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, इसकी मुझे फर्दर ज़रूरत नहीं है, व्यू स्टार्ट की डिलीट, ठीक है, नॉर्मल सा मेरे पास व्यू आ गया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे जेक्वेरी चाहिए। जेक्वेरी को हम यहाँ से स्क्रिप्ट में आते हैं और ये आ गई आपकी जेक्वेरी, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो बेटा यहाँ से। तो ये आपके पास जेक्वेरी का लिंक ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि इस पेज के ऊपर हमें
डेटा कंज्यूम करना है, जिस पेज पे आपको डेटा कंज्यूम करना है उस पेज के ऊपर जेक्वेरी लगी होना लाजमी है, ठीक है। जेक्वेरी लग गई, आप कोड लिखते हैं जिस कोड के थ्रू हमारे पास डेटा फैच होकर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक बटन, इनपुट टाइप बटन, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रहा हूँ गेट ऑल डेटा, ये मेरे पास बटन की वैल्यू आ रही है। और इसको हम आईडी देंगे क्योंकि जेक्वेरी में सारा काम आईडी के अकॉर्डिंग होता है, तो हम एक आईडी देंगे, इसका नाम देंगे btn1 के नाम से एक आईडी दे दी मैंने। ये मेरा बटन हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो इस बटन के ऊपर क्लास लगा सकते हो बुक शेप की, मैं नॉर्मल सी क्लास आया था बुक शेप की। यहाँ पे क्लास इक्वल टू btn और btn डैश प्राइमरी, ठीक है। एक बटन लग गया मेरे पास। ये नॉर्मल सा बटन हो गया। अब इस बटन के बाद हम चाह रहे हैं एक डेटा जहाँ पे शो हो, तो उसके लिए एक डिफ क्रिएट कर लेता हूँ मैं। इस डिफ के अंदर सारा डेटा मेरा शो हो जाएगा एपीआई का, जो कि रॉ फॉर्मेट में आ रहा है डेटा, उसको हम नॉर्मल से डिफ में प्रिंट करते हैं। डिफ में तो आप स्टाइलिंग वगैरह बूटस्ट्रैप पे लगा सकते हो। इस डिफ को मैं नॉर्मल सी आईडी दे रहा हूँ शो डेटा की, शो डेटा का डी कैपिटल है, ठीक है। ये मैंने एक आईडी असाइन कर दी। अब हम आते हैं स्क्रिप्टिंग ओपन करते हैं अपनी, नीचे आते हैं, स्क्रिप्ट ओपन किया आपने और स्क्रिप्ट में आके हम जेक्वेरी को लिख रहे होंगे। अब जेक्वेरी को लिखने के लिए आपके पास जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप डॉलर सिंबल ऐड करेंगे, डॉलर के बाद आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब भी डॉक्यूमेंट हमारा रेडी होगा तो फिर हमें करना क्या है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं फंक्शन। अब ये जेक्वेरी का कोड है, आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसको सीख लें। ठीक हो गया। और इसमें हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले पिक करते हैं अपने बटन को। तो बटन की आईडी क्या थी, btn1 हैश लगा दो क्योंकि आईडी है वो। तो जब भी हमारा बटन के ऊपर कोई क्या करेगा, क्लिक करेगा, डॉट क्लिक करेगा, तो एक फंक्शन रन करो। फंक्शन हमने बनाया, ठीक है। फंक्शन हमें बनाने पड़ते हैं जेक्वेरी करना खुद से सारे, तो फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे और फंक्शन के अंदर लिखते हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक मेथड होता है जेक्वेरी का जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी एपीआई का डेटा है ना हमारा, जो कि एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा है, उस सारे डेटा को फेच करवा सकते हैं। आप देखेंगे डॉलर डॉट गेट जेसन और यहाँ पे अपने कंट्रोलर का पूरा पाथ आएगा कहाँ से डेटा आपको फेच करना है, यूआरएल देना आपको। तो यूआरएल हमारे पास ही है, एपीआई कहीं और से तो आ नहीं रही, हमने अपनी खुद बनाई हुई एपीआई। तो हम यहाँ पे उसका एड्रेस देंगे /API/ कंट्रोलर का नाम क्या था, एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम से थी आई थिंक मेरे पास, देख लेता हूँ मैं, कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे पास जो एपीआई कंट्रोलर है वो है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर और कॉमा ऐड करना है, इसका ना फंक्शन चलाना है, ठीक है। कि डेटा यहाँ से फेच करना है, फेच करने के बाद हमें रिस्पॉन्स डेटा का एक यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है, रिस्पॉन्स डेटा, ठीक हो गया। और इधर आके यानी कि हमने यूआरएल सेट कर दिया कि कहाँ से हमें डेटा चाहिए, और डेटा जो भी हमें मिलेगा उसको हम, एक मेथड है ईच का, जो कि हमें क्या करेगा, हमारा जो रिस्पॉन्स डेटा आया है इसको 1 by 1 डिस्प्ले करवा रहा होगा। रिस्पॉन्स डेटा डॉट फंक्शन की एंड वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जो की और वैल्यू है, इसमें हमारे पास आइटम आ गए फेच होके। अब हम बस प्रिंट करते हैं, तो वार आइटम, ये हमारा सी शार्प का वेरिएबल है, वार आइटम जो है हमारा इक्वल टू, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हेडिंग प्रिंट करते हैं S2 की हेडिंग, और उसके साथ हमें ऐड करना है प्लस करके वैल्यू को, वैल्यू का जो कीवर्ड हमारे पास ऊपर से वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी कि हेडिंग के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और साथ साथ क्या आएगा, हेडिंग क्लोज हो जाएगी हमारे पास, H2 मेरे पास हो जाएगा, क्लोज हो गया H2, ठीक हो गया। तो ये हमने वैल्यू तो गेट करवा ली। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका डेटा भी चाहिए। तो डेटा शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, आइटम, क्योंकि सारा डेटा उठ के आइटम के वेरिएबल में आ गया, तो हम अब पिक करते हैं आइटम के वेरिएबल को, डॉट अपेंड टू का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी एस्टीमेट के अंदर डेटा को सेट कर देना। हमारे पास देखो ऊपर डिफ बना हुआ था जो खाली पड़ा हुआ था, इस डिफ के अंदर हम जाके डेटा को सेट करवाने वाले हैं। तो अपेंड टू, और जहाँ पे डिफ का आईडी आ जाएगी, जो भी आईडी थी वो थी हमारे पास हैश शो डेटा, एडजेक्टिव लिखना है आपको, और यहाँ पे आपका डेटा हो जाएगा अपेंड, यानी कि जो भी आपकी इस एपीआई के थ्रू, जो एपीआई का एड्रेस है इसके थ्रू जो भी डेटा आपको मिलेगा रॉ फॉर्मेट में, उसको वो 1 by 1 वैल्यू के थ्रू ऐड करेगा आइटम के वेरिएबल में, और उसके बाद जो है ना हेडिंग 2 बना के उसको अपेंड करवाता रहेगा शो डेटा की डिफ के अंदर।
तो इस तरीके से जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास सारा डेटा शो हो जाएगा, इसके अलावा कोई डेटा शो हो नहीं रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनेटर ऐड कर दूँ सारे, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और अब इस चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारे पास आया है या नहीं आया है। अब ये हमारे पास जो काम हुआ है ये हमारे पास नॉर्मल एप्लीकेशन में काम हुआ है, ठीक है, जो हमारी डॉट नेट की एप्लीकेशन है वहाँ पे काम हुआ है। तो हम अपने जो एपीआई का डेटा है उसको फैच करवाएंगे डॉट नेट की एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा तो नहीं आया भी, हमारे पास जो है ना कोड आ गया, नॉर्मल सिंटैक्स का पेज हमारे पास, एक बटन नजर आ रहा है आपको। इस बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आईडी ट्रिगर होगी मेरे पास, कौन सी आईडी, जो कि हमने वहाँ पे दी हुई थी BTN1 की। और जो नीचे डिप बना हुआ है वो शो अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो jQuery का कोड ट्रिगर करेगा, रन करेगा, और हमारा सारा डेटा 1 बाय 1 फेच होकर इस डिप के अंदर आके प्लेस हो जाएगा, पेंड हो जाएगा। क्लिक किया आपने तो आपके सामने डेटा यहाँ पे शो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ बटन के बाद दोबारा डेटा जनरेट हो जाएगा। आप क्लिक करते हैं डेटा आपका जनरेट होता रहेगा, क्योंकि हमने कहीं भी क्लियर करने का बताया नहीं उसको। हम बोल रहे हैं कि जब भी क्लिक करो आप बटन के ऊपर डेटा फेच करो, एपीआई के थ्रू डेटा फेच डिस्प्ले करा दो, कहाँ पे, ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करा दो। अब ये करते हैं इसको डिलीट करने का भी काम करते हैं, कि अगर डेटा हमारे पास आ गया तो उसको रिमूव करना, क्लियर करेंगे, वो कैसे करेंगे क्लियर करने के लिए। एप्लीकेशन की तरफ दोबारा चलते हैं और यहाँ पे इसको भी बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं, एक और बटन क्रिएट करेंगे, क्लियर का बटन, और जिससे होगा क्या कि डेटा हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि एक और बटन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप बटन, और वैल्यूज की रख देंगे हम क्लियर, और क्लास की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास क्लास अप्लाई हो नहीं रही अभी, क्योंकि हमने जो हमारा पास पेज था लेआउट पेज वो रिमूव कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्लास की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईडी देनी है इसको एक यूनिक आईडी, इसका हम देंगे BTN2 की आईडी, 2 से हमारा डेटा क्लियर हो रहा होगा, बस इसको नोट कर लेते हैं। अब काम कैसे होगा, हम क्लियर वाला काम हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। टॉप पे आते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम पिक करते हैं BTN2 को, डॉलर BTN2 के ऊपर जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तो करने के एक फंक्शन रन करते हैं। फंक्शन के अंदर आके हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम BTN2 के ऊपर क्लिक करें तो हम चाहेंगे डेटा हमारे पास जो लिखा हुआ है उसको रिमूव कर दें हम। तो डेटा जो भी डिफ के अंदर होगा, डिफ का नाम क्या है, शो डेटा की डिफ है हमारे पास, शो डेटा के नाम से डिफ है, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम करना चाह रहे हैं एम्प्टी। बस इतना सा काम था आपका, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी पूरी डिफ का डेटा रिमूव हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। आप जरूरी नहीं कि उसको टॉप पे करें, आप तो कट कर लो बेटा और नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे खत्म हो रहा है, पहला यहाँ पे आए और यहाँ पे सेकंड काम करते हैं, ठीक हो गया। अब सर चेक करते हैं क्लियर वाला काम हमारे पास हो रहा है, शो डेटा का जो डिफ है वो एम्प्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन को, एग्जीक्यूट करने के बाद हम चलते हैं ब्राउजर की तरफ। तो आपके सामने पहले हम डेटा को जनरेट करवाते हैं, डेटा जनरेट होने के बाद हम करते हैं क्लियर। क्लियर का मकसद क्या होगा, जैसे ही बटन पे ट्रिगर होगा हमारा पूरी डिप जो है ना शो डेटा वाली वो रिमूव हो जाएगी, उसका डेटा रिमूव हो जाएगा। तो आपके सामने डेटा आपने ऐड करवाया और डेटा आपने क्लियर करवा लिया, ये करिए। वैसे एपीआई के थ्रू डेटा जो आ रहा था रॉ फॉर्मेट में एक्सएमएल में, उसको हमने अपनी जो नॉर्मल हेडिंग आ रही है ना, इसमें बूटस्ट्रैप क्लासेस लगाओ, अपने CSS करो, सारा काम जो है स्टाइलिंग वाला आप कर सकते हैं नॉर्मल सा। तो ये हमने काम कर दिया। अच्छा, एक चीज़ नोट करें, बस अभी एक काम बाकी वो ये कि डेटा भी सारा आ रहा है। जब नॉर्मल हम एपीआई को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम एपीआई को कंज्यूम करने की बात करते हैं डायरेक्टली API/employee_2, ये जो काम कर रहा हूँ ये वाला मैं, कि जब मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, उसी का डेटा आ रहा है जो हम आईडी पास कर रहे हैं। तो आईडी वाला काम भी हम व्यू पे करते हैं कि हम इनपुट फील्ड बनाते हैं, उस फील्ड में आईडी देंगे, उस आईडी के अकॉर्डिंग सिर्फ वही डेटा फेच करके लाएगा जो कि हमने आईडी पास करी होगी। सेव किया मैंने और चलते हैं प्रोग्राम की तरफ दोबारा। तो इसके लिए ये आखिरी काम है बस हमारा। तो इसके लिए हम ये करते हैं, पहले एक फील्ड क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम बटन क्रिएट करते हुए चल रहे हैं अपने, ठीक है। यहीं पर ही आके हमें एक फील्ड क्रिएट करनी है जहाँ पे हम अपनी आईडी को लिख रहे होंगे, क्योंकि हमें URL में तो आईडी लिखनी नहीं है, हमें फील्ड में आईडी लिखनी है। तो इनपुट टाइप नंबर कर लेता हूँ उसको, क्योंकि नंबर ऐड करना है मुझे। प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ, प्लेस होल्डर इंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की आईडी आप ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसका अब हम देंगे एक आईडी का नाम दे रहे हैं हम, फॉर सपोज आईडी का नाम इंडेक्स नाम दिया, ठीक, इंडेक्स नाम दे देंगे आईडी का, कुछ भी दे सकते हो। इस फील्ड को आईडी दे दी इंडेक्स मैंने। अच्छा, एक बटन भी होगा जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो डेटा फेच करके लाएगा, ठीक हो गया। तो इनपुट टाइप बटन, वैल्यू होगी गेट डेटा बाय आईडी, यानी कि ऊपर वाला जो बटन था वो क्या कर रहा था, ऑल डेटा लेके आ रहा था, ठीक है। नीचे वाला जो बटन है वो सारा डेटा लेके नहीं आ रहा है, आईडी के थ्रू डेटा लेके आ रहा है, उसकी भी एक आईडी हम देंगे,
इस बटन की आईडी होगी जिसके थ्रू हम काम करेंगे आगे jQuery के अंदर। तो आईडी इक्वल टू उसको हम दे रहे हैं btn, एक काम करता हूँ उसको 2 दे देता हूँ, और जो मेरे पास क्लियर वाला बटन था उसको 3 दे दिया मैंने, और क्लियर वाले का काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 वाले का। ये इसका नाम क्या हो गया, 3 हो गया था, ठीक हो गया। आईडी थोड़ी चेंज कर दी मैंने। बाकी जो क्लियर वाला बटन है उसको भी नीचे ले आते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सबसे लास्ट में लेके हम इसको ना, ये क्लियर वाला सबसे आखिर में काम हो गया, बिल्कुल अलग पड़ा हुआ बिल्कुल। ये ऑल डेटा हो गया, ये एक फील्ड आ गई हमारी, और उसके बाद फील्ड का स्पेसिफिक रिकॉर्ड आ गया, ठीक हो गया। और उसमें लिखा हुआ गेट डेटा बाय आईडी। चलें जी, अब चेक करते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे कि हम जो आईडी दे रहे हैं फील्ड के अंदर, उस फील्ड के आईडी को पिक करें, और जो यूआरएल था हमारे पास एपीआई का, उस एपीआई के यूआरएल में से डेटा को फिल्टर करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने बटन 2 का बनाया मेथड, इस तरीके से पहले बटन 1 का बनाया था, बटन 3 का बनाया था, बनाते हैं बटन 2 का मेथड। नीचे आते हैं डॉलर, जब भी कोई बटन पे क्लिक करे, कौन सा बटन है, btn2 है। btn2 कौन सा बटन है आपको पता है, btn2 जो बटन है वो है ये वाला बटन, ठीक है, दिस वन, इसकी हम बात कर रहे हैं। सेव किया मैंने कि जब भी हम इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन रन करते हैं। फंक्शन के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं, पहले आईडी गेट कर लेते हैं, क्योंकि बटन पे हम जब भी क्लिक करेंगे, जब हमें आईडी फील्ड में लिख दी होगी, इनपुट टाइप में आईडी लिख चुके होंगे, तो उसको हम पहले गेट कर लेते हैं। वार आईडी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे फील्ड का जो आईडी थी वो क्या थी, फील्ड की आईडी थी मेरे पास इंडेक्स, आपके सामने फील्ड की आईडी जो है इंडेक्स है, इसके थ्रू हम फील्ड को पिक कर रहे हैं अपने इनपुट टाइप जो है नंबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिसकी भी आईडी हमारे पास इंडेक्स हो, ठीक है, उसकी वैल्यू को उठाओ और स्टोर करा दो कहाँ पे, वार आईडी के वेरिएबल के पास। अब जब वेरिएबल में आईडी आ गई है तो हम क्या करेंगे, अपना जो यूआरएल हमने लिखा था ना, यूआरएल के अंदर स्लैश करके आईडी ऐड कर देंगे, डेटा हमारा हो गया कंप्लीट। किस तरीके से, बड़ा सिंपल है। आपको करना ये है कि गेट, जो पहले किया था थोड़ी देर पहले, गेट जेसन वाला काम, और यहाँ पे आपको यूआरएल पास करना पड़ता है API स्लैश एम्प्लॉय स्लैश। अब यहाँ पे स्लैश के बाद खत्म हो गया था पहले यूआरएल, क्योंकि हमें चाहिए था सारा डेटा, लेकिन अब हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए वही डेटा जिसकी हमने आईडी लिखी हुई हो। तो आईडी का वेरिएबल के थ्रू हमने आईडी को ले भी आ गए इस वेरिएबल में, तो इसको हम पास कर देंगे नीचे यूआरएल के अंदर। तो कैसे करेंगे, आप लगाएंगे प्लस सिंबल ऐड, प्लस ऐड करेंगे, आईडी ऐड करेंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद कॉमा ऐड करेंगे, फंक्शन वही आ गया पुराना वाला आपका, बस इतना फर्क था खाली। और यहाँ पे आके एक ब्रैकेट मिस कर दिया मैंने, ये इस तरीके से होगा। तो फंक्शन में आके लिखेंगे हम रिस्पॉन्स डेटा, ठीक हो गया। रिस्पॉन्स डेटा जैसे पहले ऊपर किया था हमने, देखे ना, तकरीबन काम सेम है हमारा, बाकी चीज़ें हमारे पास वही है। ईच करना है अब हमारे को फर्दर, ईच, बल्कि ईच की जरूरत नहीं है इसमें हमारे को। वार आइटम जो पे कर चुके हैं हम, हेडिंग 2 जनरेट करवानी है हमारे को, हेडिंग 2, और हेडिंग 2 के अंदर हमें रिस्पॉन्स डेटा को प्रिंट करना है, और दोबारा हेडिंग 2 को क्लोज कर देना है। और अब आइटम को कर देंगे डिस्प्ले, आइटम डॉट, आइटम को कहाँ पे ऐड करना है, जो डिफ पड़ा हुआ हमारे पास खाली वाला, आइटम डॉट अपेंड टू, जो पहले कर चुके हैं हम, डॉट अपेंड टू, कौन सी डिफ है, शो डेटा वाली, हैश शो डेटा। तो यहाँ पे आगे क्या हो गया, आपका डेटा अपेंड हो गया उसी डिफ के अंदर, लेकिन कौन सा डेटा, जिसकी आपने आईडी पास करी होगी, ठीक है। तो ये भी तकरीबन काम हमारे पास सेम था, बस फर्क सिर्फ यहाँ पे आईडी का आया है। एप्लीकेशन करते हैं एग्जीक्यूट, और जरा चेक कर लेते हैं डेटा हमारे पास प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डेटा हमारे पास आईडी के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके सामने सबसे पहले हम करते हैं ऑल डेटा को गेट। तो ऑल डेटा पे जैसे हमने क्लिक किया, डेटा हमारे पास ऑल गेट हो गया, क्लियर करते हैं, क्लियर भी सही काम कर रहा है। अब देखते हैं आईडी पास करी मैंने 1, और यहाँ पे किया बाय आईडी, तो आपके पास डेटा शो नहीं हुआ। देख लेते हैं क्या मिस्टेक है हमारे पास जिसकी वजह से डेटा हमारे पास शो नहीं। अच्छा, एरर को चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि जब हम यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं और आईडी हमारे पास नहीं आ रही, यानी कि आईडी के अकॉर्डिंग डेटा नहीं आ रहा, तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एरर आ क्या रहा है। तो jQuery या जावास्क्रिप्ट के एरर को चेक करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, कंसोल पे चलेंगे, और यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। हमें यहाँ पे मिल रहा है, जैसे हम कोई भी आईडी पास कर रहे हैं फील्ड के अंदर अपनी और गेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 404, मतलब हमें डेटा नहीं मिल रहा है।
क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप देखें एड्रेस का बनते आ रहा है, एड्रेस बनता आ रहा है इसका API/employee स्लैश नहीं आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ रहा है जो आप पास कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 3 करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ रहा है आपके पास, देखो 3 आ रहा है हमेशा। और हमारा हमने देखा था जब API को हम गेट करते हैं कैसे गेट करते हैं, दिखा दूं मैं आपको। उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, API लिखेंगे, एम्प्लॉय स्लैश या 1 या 2, तब आएगा डेटा आपके पास, देख रहे हो। तो स्लैश आपको ऐड करना है जो कि आपने अपनी स्ट्रिंग में ऐड नहीं किया, बस इतनी सी गलती थी। इसको सेट कर लेते हैं जरा कोडिंग में जाके, ताकि हमारे पास डेटा जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाए। ओके भाई, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होगे जो सेकंड वाला मेरा काम हो रहा है यहाँ पे, इधर जो एड्रेस बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है कि API का नाम आ रहा है, फिर कंट्रोलर का नाम आ रहा है, फिर आईडी डायरेक्ट आ रही है ना, प्लस होकर आईडी आ रही है। हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पहले स्लैश चाहिए। तो पहले स्लैश ऐड कर देंगे, उसके बाद जाके आपकी आईडी ऐड होगी, फिर जाके आपका डेटा जो है ना आपको गेट हो रहा होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, बस यही एक स्लैश की गलती थी। ओके, चेक कर लेते हैं इसको। आईडी पास करते हैं यहाँ पे 1, और मैंने किया तो आपको देखो डेटा गेट होता हुआ आ रहा है। आपने पास किया 2, तो 2 का डेटा आ गया, ठीक हो गया। क्लियर कर देंगे, क्लियर हो गया डेटा आपका। ऑल करेंगे तो ऑल डेटा आपके पास आ गया। तो आप जो भी यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं 0 करेंगे तो 0 का डेटा आ गया आपके पास, ठीक हो गया। लास्ट में अहमद आ गया ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आप API को हम एक्चुअल में कंज्यूम कैसे करते हैं अपनी .NET की एप्लीकेशन के साथ। ये तो बटन आपके नॉर्मल HTML के ना, इसमें आप अच्छा से टेम्पलेट्स बना लो, बूटस्ट्रैप लगा लो। तो एक्चुअल में डेटा आपके पास आ रहा था बैकएंड के ऊपर, जो API का डेटा था ना, API आप दिखा दूं मैं आपको API कैसे आ रही थी। ये API आ रही थी, तो इसको हमने एक अच्छे फॉर्मेट में लेके आ गए, इस फॉर्मेट में लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि API कंज्यूम करना है, कि एक API खुद से हमने क्रिएट करी और फिर उसको हमने कंज्यूम भी कर लिया अपनी ही एप्लीकेशन के अंदर। तो होपफुल चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, और आगे जो है हम फर्दर इसके ऊपर और भी डिस्कस करेंगे, और भी जो है मैं वीडियोस इसके ऊपर आगे आपके लिए क्रिएट करता रहूँगा।